हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं अनार की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी, यानी पोमेग्रेनेट्स फार्मिंग। अनार की खेती कब और कैसे की जाती है, अनार की इस वीडियो के माध्यम से हाईटेक फार्मिंग के ऊपर दोस्तों डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन सी वैरायटी को आपको लगाना चाहिए, पौधे किस प्रकार आपको परचेस करना है, या फिर लागत के ऊपर बात करेंगे। एक एकड़ में कितनी लागत लगती है, उत्पादन, मुनाफा, पौधे से पौधे की दूरी, खेत की तैयारी, भूमि, मौसम, जलवायु, क्लाइमेट्स कंडीशन के साथ साथ नर्सरी, प्लांटेशन, लाइफ साइकिल के साथ साथ दोस्तों बात करेंगे कि इसमें जो क्रैकिंग की, सनबर्निंग की समस्या आती है और देखभाल किस प्रकार करना है, खाद दवाइयों के बारे में डिटेल से संपूर्ण जानकारी दोस्तों शेयर करेंगे। और साथ ही इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे कि अनार की खेती कौन कौन किसान भाई कर सकते हैं, अनुकूल जलवायु कैसी होनी चाहिए, कहां पर आप खेती कर सकते हैं, कैसी भूमि होनी चाहिए, खेत की तैयारी किस प्रकार करना है, पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी है, कौन कौन सी बीमारी आती हैं, एक एकड़ में कितना खर्च लगता है, कितना हम अर्न कर सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी के लिए दोस्तों इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए पूरा वॉच करना है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अनार की खेती कब और कैसे की जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा आप हाई रेवेन्यू कैसे अर्न कर सकते हैं पोमेग्रेनेट्स फार्मिंग से। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल में संपूर्ण ए टू जेड जानकारी दोस्तों शेयर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग यानी अनुकूल समय। तो अनार की खेती आप समर सीजन के लिए जून से सितंबर के मध्य आप प्लांटेशन कर सकते हैं। विंटर सीजन के लिए आप दोस्तों दिसंबर से लेकर मार्च के मध्य आप इन 4 महीनों पर यदि आप पौधरोपण करते हैं तो पौधा बहुत ही अच्छी बढ़वार देखने के लिए मिलता है। बाकी आप साल के किसी महीने पौधरोपण कर सकते हैं, लेकिन यह जो टाइम है काफ़ी अनुकूल उचित समय माना जाता है। जलवायु और टेम्परेचर के ऊपर बात करें, क्लाइमेट्स कंडीशन के ऊपर बात करें कि अनार की खेती किस प्रकार के मौसम जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, तो अनार उपोष्ण एवं अर्ध शुष्क जलवायु की क्रॉप है। और जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र के जैसे दोस्तों क्लाइमेट्स कंडीशन है, जैसे बाड़मेर, सिरोही, जालौर एवं महाराष्ट्र के सोलापुर, कोल्हापुर पर जो डिस्ट्रिक्ट हैं सबसे अनुकूल डिस्ट्रिक्ट माने जाते हैं। और काफ़ी, या फिर इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं कि अधिक तापमान और कम सर्दियों वाले जो वातावरण क्षेत्र हैं वहां पर आप अनार की खेती कर सकते हैं दोस्तों। और टेम्परेचर के ऊपर बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 40 से 42 डिग्री सेल्सियस का तापमान काफ़ी अनुकूल उचित माना जाता है। अनार की जो फसल है थोड़ा सा टेम्परेचर यदि गर्म रहता है तो बहुत अच्छे से फ्रूटिंग सेट होते हैं। और फ्रूटिंग स्टेज पर 35 से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस के मध्य यदि तापमान होता है तो बहुत ही अच्छे से फ्रूटिंग सेट होते हैं। अनुकूल राज्यों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन सी जगह पर, कौन कौन से राज्यों पर आप अनार की खेती कर सकते हैं। तो भारत में प्रमुख रूप से आप महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश के साथ साथ दोस्तों आप असम, केरल, छत्तीसगढ़ और बिहार पर आप खेती कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा भारत में यदि खेती होती है तो वो है महाराष्ट्र और राजस्थान पर बहुत ज़्यादा खेती होती है। बाकी के जो राज्य हैं हल्की फुल्की खेती की जाती है। तो इन राज्यों पर आप खेती कर सकते हैं। और आप क्या अनार की खेती कर रहे हैं या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। भूमि और खेत की तैयारी के ऊपर बात कर लेते हैं कि किस प्रकार की सॉइल होनी चाहिए, खेत की तैयारी, फार्म प्रिपरेशन किस प्रकार करना है। तो जो भूमि है अच्छी क्वालिटी वाली भूमि का ही आपको चुनाव करना है। यदि अच्छी उपजाऊ कार्बनिक पदार्थ का जो कॉम्बिनेशन है, मिश्रण बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी उपजाऊ भूमि है, तो आप खेती कर सकते हैं। और खेत में जल भराव ना हो, उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। और आप चाहे काली मिट्टी है, काली दोमट है, चिकनी मिट्टी है, बलुई दोमट है दोस्तों, ऐसी भूमि का आप सिलेक्शन चुनाव कर सकते हैं। और आपको मृदा की जांच जरूर करा लेना है, जिससे आपको पता होगा कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है, कौन कौन से पोषक तत्व पहले से उपलब्ध हैं। तो आप मृदा की परीक्षण, मृदा की जांच जरूर करा लीजिए, ताकि आप जो पोषक तत्व अपनी फसल में देंगे उस हिसाब से आप अपनी मेजरमेंट के हिसाब से न्यूट्रिएंट की पूर्ति करेंगे। और खेत की तैयारी एक
बार आपको प्लाऊ जैसे गहराई में चलने वाले प्लाउइंग से आपको जुताई कराना है और कल्टीवेटर से आपको ठीक तरीके से 1 से 2 बार कल्टीवेटर चलवाने के बाद आपको हैरो की मदद से मिट्टी को भुरभुरी करा लेना है और खेत को एकदम समतल दोस्तों करा लेना चाहिए। और यदि जंगली जानवर या फिर पशु परेशान करते हैं तो फिर तारबंदी भी होना बहुत ही ज़रूरी है और खेत के चारों साइड तारबंदी के साथ साथ 5 से 6 फीट वाली जो ग्रीन नेट्स होती है दोस्तों उसको भी आपको खींच लेना है। इस प्रकार आपको फार्म प्रिपरेशन करना चाहिए। बात कर लेते हैं उन्नतशील किस्में। तो भारत पर सबसे ज़्यादा जिन वैरायटी जिन किस्मों का उत्पादन है दोस्तों हम केवल उन्हीं किस्मों की बात करेंगे। बाकी भारत पर सैकड़ों ऐसी वैरायटी हैं जिनका उत्पादन कम ज़्यादा है। तो प्रमुख रूप से जो कि सबसे बेस्ट वैरायटी हैं ज्योति के नाम से आती है, मृदुला के नाम से आती है, गणेश, भगवा, फूले भगवा सुपर के नाम से दोस्तों आती है और जल और सीडलेस के नाम से आती है। कांधारी जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं, लेकिन सबसे जो फेमस वैरायटी है दोस्तों वो है भगवा, ज्योति, मृदुला और गणेश। सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली वैरायटी भगवा और फूले भगवा सुपर के नाम से आती है। यह वैरायटी की डिमांड जो फ्रूट्स का साइज़ है वो बहुत ही शानदार तरीके से फ्रूटिंग सेट होते हैं। तो अपने एरिया और राज्य के हिसाब से आप उन्नतशील किस्मों का चुनाव दोस्तों कर सकते हैं। बेसल डोज के ऊपर बात करते हैं कि जब आप खेत की तैयारी कर रहे हों प्लांटेशन करते समय कौन कौन सी खादों का आपको प्रयोग करना है। तो बेसल डोज के रूप में एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक खाद 50 किलोग्राम, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास 20 kg, डीएपी उर्वरक खाद 50 kg, गोबर की खाद 2 ट्रॉली और सरसों की खली 5 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से हम आपको बतला रहे हैं और 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट दोस्तों होते हैं। इस प्रकार आपको इन सभी खादों को मिक्स कर लेना है और आपको इस्तेमाल तभी करना है जब आप दोस्तों प्लांटेशन कर रहे हों। बेड तैयार के ऊपर बात कर लेते हैं। बेड तैयार करने से, बेड में खेती करने से यदि हल्की फुल्की बरसात होती है तो जड़ों के पास पानी एकत्रित नहीं होता है और काफ़ी अच्छे से पौधा बढ़वा लेता है। बेड मेकर या फिर बेड राइजर से आपको बेड तैयार कराना है। बेड की चौड़ाई 2.5 फीट, बेड से बेड की दूरी आपको लगभग 10 से 12 फीट रखनी चाहिए और बेड की ऊंचाई 1 फीट आप रख सकते हैं। यह डिस्टेंस काफ़ी अनुकूल है बेड का। पर एकड़ प्लांट, यदि आप 1 एकड़ पर दोस्तों खेती करते हैं अनार की तो आपको 1000 से लेकर 1200 पौधे लग सकते हैं। ड्रिप के ऊपर बात करें तो 20 mm बटन वाली जो ड्रिपर वाली ड्रिप एरीगेशन आती है उसको आप इंस्टॉल करा सकते हैं। मल्चिंग पेपर के ऊपर बात करें तो आप अनार की एक बागवानी है तो इस फसल पर यदि आप मल्चिंग पेपर लगाते हैं तो खरपतवार नहीं उगेंगे। तो आपको मल्चिंग पेपर 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगाना चाहिए। मल्चिंग पेपर में 3 इंची आपको होल्स करना है कुछ इस प्रकार जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। इस प्रकार आपको मल्चिंग पेपर में ड्रिप को बचाते हुए मल्चिंग पेपर में होल्स लेना चाहिए। नर्सरी एंड प्लांट्स के ऊपर बात करें दोस्तों तो अनार यानी पोमेग्रेनेट्स के जो प्लांट्स कहाँ से बाय कर सकते हैं तो किसी भी बागवानी जो नर्सरी है वहाँ से आप टिश्यू कल्चर से तैयार किए गए पौधे को लगा सकते हैं या फिर ग्राफ्टेड पौधे को ही आपको लगाना है। या फिर आप इस प्रकार भी समझ लीजिए कि पौधे उपलब्ध नहीं हैं तो आप 4 से 5 साल पुराने पौधे से भी कलम निकाल सकते हैं। 1 से 1.5 फीट लंबाई वाली कलम निकाल कर उपचार करके आप दोस्तों पौधरोपण कर सकते हैं। और यदि प्लांट्स रेट के ऊपर बात करें तो आप यदि पौधे को खरीद रहे हैं जो हमने वैरायटी बताई हैं भगवा, गणेश या फिर फूले भगवा सुपर के नाम से आती हैं तो अधिकतम जो कीमत है इन पौधों की 60 रुपये पर प्लांट्स की दर से हमको कीमत देखने के लिए मिल सकती है अधिकतम, और कम से कम 30 रुपये से स्टार्ट होती है और 60 रुपये तक जाती है। यदि हम 60 रुपये के हिसाब से ही दोस्तों जोड़ लेते हैं और 1 एकड़ में यदि 1200 पौधे लगाते हैं तो 72,000 रुपये के आसपास का जो हमारी लागत है, कास्ट है, वो 72,000 रुपये लगभग प्लांट्स की आने वाली है। प्लांटेशन एंड प्लांट डिस्टेंस, यानी हम अनार की खेती कर रहे हैं, किस प्रकार पौधरोपण करना है और कितनी दूरी पर रखना चाहिए, तो आइए समझते हैं। अनार की पौध रोपाई से 20 से 25 दिन पहले 1x1 का गड्ढा खोदकर उसमें 15 दिन की तेज धूप लगाना, जिससे हार्मफुल इंसेक्ट फंगस नष्ट हो जाएं। और प्रति गड्ढा जो हमने बेसल डोज बताया था, गोबर की खाद 10 किलो
और साथ ही दोस्तों सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक खाद 100 ग्राम, सरसों की खली 500 ग्राम और डीएपी उर्वरक खाद 100 ग्राम प्रति गड्ढे पर आपको जो गड्ढा खोदना है, जो मिट्टी निकल रही है उसी मिट्टी पर इन खादों को ठीक तरीके से मिक्स कर लेना है। गोबरी खाद और इन सभी खादों को मिक्स करके आपको गड्ढे को फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको दोस्तों सिंचाई करना है, इरिगेशन करना है। उसके बाद आपको एक एक पौधे की पौध रोपाई कर देना चाहिए। यदि पौधा कमज़ोर दिख रहा है दोस्तों तो बांस की हल्के हल्के लकड़ी गड़ा करके बांसों में आप पौधे को बांध दीजिए और प्रॉपर सिंचाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। हल्के हाथों से पौधे को इस प्रकार दबाना चाहिए कि बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, हल्के हाथों से पौधरोपण करना चाहिए और सिंचाई पर विशेष रूप से आपको मतलब ध्यान रखना चाहिए। डिस्टेंस के ऊपर बात करते हैं कि कितनी दूरी पर हमको पौधरोपण करना चाहिए, तो लाइन से लाइन की दूरी 10 से 12 फीट रखनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट रखनी चाहिए। 1 फीट गहराई पर आपको पौधरोपण करना चाहिए दोस्तों। तो यह जो डिस्टेंस है दोस्तों, लाइन से लाइन की दूरी 10 से 12 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट काफ़ी अनुकूल उचित है और काफ़ी अच्छे से वायु संचारण होने वाला है। तो यह डिस्टेंस काफ़ी अच्छा माना जाता है, इस डिस्टेंस को फॉलो आप कर सकते हैं। इरिगेशन के ऊपर बात करते हैं, सिंचाई कि किस प्रकार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो अनार की फसल पर बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन किस प्रकार आवश्यकता पड़ती है, हल्की भूमि पर 6 से 7 दिनों के अंतराल पर हल्की सिंचाई करनी चाहिए और भारी भूमि पर 12 से लेकर 13 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। ड्रिप से खेती कर रहे हैं ड्रिपर से, तो ड्रिपर से आपको 3 से 4 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। भूमि जिस प्रकार की होगी उस प्रकार को आपको वाटर मैनेजमेंट को सुधार के रखना चाहिए। वीट कंट्रोल यानी खरपतवार की रोकथाम, तो अनार की फसल पर पोमेग्रेनेट्स वीट कंट्रोल के ऊपर बात करें तो निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट ऑप्शन है। 60 से 70 दिन में फर्स्ट आपको निराई गुड़ाई करनी चाहिए और 3 से 3.5 माह के मध्य यानी 3-3 महीनों की अंतराल पर आपको निराई गुड़ाई पर ध्यान रखना चाहिए। या फिर दोनों वेट के बीच में ये खरपतवार उग चुका है तो ग्लाइफोसेट 41% SL 1 लीटर 200 लीटर पानी में घोल करके फसल को बचाते हुए स्प्रे आप कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको रेकमेंड करेंगे कि जैसे आपने अनार की पौध रोपाई कर दी तो हार्वेस्टिंग के लिए 3-4 साल तो लग ही जाते हैं। इस बीच में आप फसलों को, हरी सब्जियों को उगा सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, जिससे अनार से हमको बेनिफिट तो होगा ही होगा, लेकिन हम सब्जियों से इंटरक्रॉपिंग करके भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू मतलब अर्न कर सकें। तो कौन कौन सी इंटरक्रॉपिंग फसलों को कर सकते हैं, प्याज को, लहसुन को, हल्दी, मूली, मिर्ची, धनिया, मेथी, पालक, लाल भाजी, पत्ता गोभी और साथ ही आप फूल गोभी को आप लगा सकते हैं, आलू को लगा सकते हैं, बीन्स, बरबट्टी और आप टमाटर जैसी फसलों को दोस्तों लगा सकते हैं, जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं। इन फसलों को दोस्तों आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं और भी सब्जी वर्गीय फसलों को आप लगा सकते हैं। कटिंग के ऊपर बात करते हैं यानी प्रूनिंग, तो कटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनार की कटिंग करने से पौधा लंबाई में बढ़ने के बजाय दोस्तों चौड़ाई में बढ़ता है। इससे उत्पादन में वृद्धि होती है और ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस देखने के लिए मिलती हैं। अनार की कटिंग फ्रूटिंग स्टेज से ये मान लीजिए 6 माह पहले आपको करना है। नीचे साइड से जो वाटर शूट्स ब्रांचेस को आपको काट देना चाहिए दोस्तों। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जब आप पौधरोपण करते हैं तो आपको लगभग 8 से 9 माह के बाद पौधे से नीचे से बहुत सारी ब्रांचेस, बहुत सारे वाटर शूट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो उनमें से आपको जो मेन है उन्हीं का सिलेक्शन करना है। आपको 3 छोड़ना है या फिर 4 छोड़ना है, उनको आपको छोड़कर बाकी जो छोटे छोटे ब्रांचेस निकल रहे हैं उनको कट कर देना चाहिए, जिसे वाटर शूट्स कहते हैं। और ऊपर साइड से भी हमको कटिंग करना चाहिए, जिससे दोस्तों वाटर शूट्स नहीं बढ़ती हैं और पौधा हमारा फैलाव अच्छा लेता है, जिससे पैदावार बढ़ती है। तो कटाई छटाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। तो अनार की प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम किसी वीडियो में डिटेल से कटिंग के ऊपर बात करेंगे। इस प्रकार आप इस वीडियो में समझ लीजिए कि जो वाटर शूट्स होती, ब्रांचेस होती हैं, उनको साइड से, नीचे साइड से हमको कटिंग करना चाहिए, जिससे पौधा लंबाई में बढ़ने के बजाय फैलाव में बढ़े। और आप ज़्यादा से ज़्यादा यदि जो ब्रांचेस को छोड़ते हैं पौधे पर तो इससे पैदावार घट सकती है। तो इसीलिए मेन जो मुख्य डालियाँ होती हैं, शाखाएं होती हैं, उन्हीं को आपको रखना। एक पौधे में जो शाखाएं होती हैं 3 से 4 डालियों को ही रखना है और उन्हीं की आपको कटिंग नीचे साइड से करनी चाहिए। इससे उत्पादन, पैदावार काफ़ी बढ़िया और क्वालिटी जो है
उत्पादन की जो फ्रूट की क्वालिटी है वो बहुत शानदार तरीके से देखने के लिए मिलती है। जैसे ही कटिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद एक एंटीबायोटिक स्प्रे करना चाहिए, जैसे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट जैसे एंटीवायरस साइड आती है, उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। 15 लीटर पानी में आपको 2 ग्राम की दर से स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट का स्प्रे करना चाहिए। और जैसे ही कटिंग की है आपने सिंचाई पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो पहली जो आपको कटिंग करनी है वो 8 से 9 माह की मध्य की फसल होती है तो आपको कटिंग कर देनी चाहिए। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं क्रॉप कवर, यानी फलों में दाग धब्बे से बचाने के लिए प्लास्टिक पॉलीथीन के जो कवर लगाने चाहिए, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। इससे रस चूसक कीटों का प्रकोप नहीं होता है और क्रॉप कवर लगाने से फलों की क्वालिटी बढ़ती है। फ्रूटिंग स्टेज के कुछ समय बाद, यानी फ्रूटिंग स्टेज जैसे ही फ्रूटिंग सेट हो रहे हों तो उस समय आपको क्रॉप कवर लगा देना चाहिए। इससे सन बर्निंग की भी समस्या ख़त्म हो जाती है। और स्टिकी ट्रैप जो आते हैं, ट्रैप स्टिकी भी आपको लगाना चाहिए। पीला और नीला ट्रैप लगाने से रस चूसक कीटों पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिलता है और इससे कीटनाशक दवाइयों की स्प्रे भी दोस्तों कम लेने पड़ते हैं। तो क्रॉप कवर लगाने से फलों की क्वालिटी निखरती है, कलरफुल फ्रूट की क्वालिटी देखने के लिए मिलती है, जिसमें बाजार में जहां हम अपनी ईल्ड उत्पादन उपज को ले जाते हैं तो काफ़ी अच्छे बाजार भाव देखने के लिए मिलते हैं। क्रॉप कवर लगाने से क्वालिटी प्रभावित नहीं होती और काफ़ी अच्छी हमको कीमतें देखने के लिए फल की मिलती हैं। अगले टॉपिक के ऊपर दोस्तों बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। तो प्रमुख कीटों के ऊपर बात करते हैं कि कौन कौन से कीट आते हैं। देखिए दोस्तों, कीट तो काफ़ी ज़्यादा आते हैं, लेकिन उनको हम कैसे प्रबंध कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम कीट मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं, कौन कौन से कीट आते हैं। प्रमुख रूप से बैक्टीरिया लीफ स्पॉट आता है दोस्तों। इसके अलावा फ्रूट बोरर यानी फल को खाने वाली सुंडी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। कैटरपिलर, फ्रूट क्रैकिंग की समस्या देखने के लिए मिलती है। फल फटने लगते हैं तो यह समस्या का इलाज क्या है। पाउडरी मिल्ड्यू आता है, पत्तों पर पाउडर सा रंग देखने के लिए मिलता है। फंगस है, ब्लाइट यानी झुलसा का भी प्रकोप कभी कभी देखने के लिए मिल जाता है। और साथ ही एफिड्स, थ्रिप्स, फल मक्खी के साथ साथ दोस्तों कुछ ऐसी घातक बीमारी आती हैं जो कि हमारी फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। चाहे बैक्टीरियल बिल्ट के ऊपर बात कर लें या फिर फल फटने के ऊपर बात कर लें या फिर पत्ते जो होते हैं दोस्तों वो टेढ़े पड़ने लगते हैं या फिर कमज़ोर हो जाते हैं। पीलापन की समस्या देखने के लिए मिलती है, दाग धब्बे आ जाते हैं, लीफ स्पॉट की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो बीमारी तो कई हैं, इनका इलाज ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए और आप अप्लाई भी दोस्तों कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार जिस प्रकार कीट का प्रकोप होता है उस प्रकार आपको इलाज और ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो आइए हम जो कीट आते हैं, जो बीमारी डिजीज़ आते हैं, उसके हिसाब से हम आपको स्प्रे शेड्यूल समझाते हैं, बतलाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्प्रे शेड्यूल को। यदि अनार की फसल पर फल छेदक सुंडी या फिर सेमीलूपर्स, कैटरपिलर की समस्या देखने के लिए मिल रही है तो आप इन दवाइयों में से कोई एक कीटनाशक दवाई का स्प्रे कर सकते हैं। जैसे डाव एग्रोसंस की डेलीगेट यानी स्पाइनोटोरम 11.7%, 15 ml, अदामा इंडिया कंपनी की फैलेथोरा 15 लीटर पानी में 30 ml, या फिर सिजेंटा कंपनी की एम्प्लीगो 10 ml। इन तीनों में से कोई एक का आपको स्प्रे करना है, वो भी 15 लीटर पानी में घोल करके। अब अगली बीमारी के ऊपर दोस्तों बात करते हैं पाउडरी मिल्ड्यूड। तो पत्ते में पाउडर सा रंग देखने के लिए मिलता है, पाउडरी मिल्ड्यूड। तो इनके लिए कोई एक कीटनाशक वायर की फोलिकोर 20 ml या फिर स्वाधीन फंगिसाइड 40 ग्राम, दोनों में से कोई एक 15 लीटर की दर से स्प्रे करना है। अगली बीमारी के ऊपर बात करते हैं एफिड्स, सफ़ेद मक्खी और फल मक्खी। यदि हमको सकिंग पेस्ट का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, रस चूसक कीट जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं, इन कीटों में से किसी भी कीट का प्रकोप होता है तो इन कीटनाशक में से कोई एक कीटनाशक चल जाएगी। एसिटामिप्रिड 10 ग्राम जो कि एक्का के नाम से आती है 10 ग्राम लेना है, या फिर वर्गी कॉन्फिडोर सुपर 5 ml लेना है, या फिर यूपीएल की लांसर गोल्ड 35 ग्राम। तीनों में से कोई एक 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना है। बैक्टीरिया विल्ट की समस्या दोस्तों देखने के लिए मिलती है। आपने देखा होगा कि फलता फूलता पौधा सूख जाता है, तो इसके लिए प्रिवेंटिव रूप में दोस्तों आपको ट्राइकोडर्मा सिंचाई के साथ
500 ग्राम प्रति एकड़ जड़ों के साथ सिंचाई के साथ आपको पिला देना है, यानी ड्रिंचिंग कर देना है। बैक्टीरिया विल्ट की रोकथाम पर काफ़ी अच्छा आपको इलाज उपचार मिलेगा। ट्राइकोडर्मा के साथ चाहे तो गन्ने का गुड़ 3 किलो, ट्राइकोडर्मा 500 ग्राम, इनको घोल करके भी आप सिंचाई के साथ प्रयोग कर सकते हैं। अगली बीमारी, अगली समस्या है फल फूल ड्रॉपनेस की समस्या आती है। तो बायर की प्लानोफेक्स 5 ml, गोदरेज की अनारिका 8 से 10 ml, दोनों में से कोई एक 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे करना है। फ्रूटिंग क्रैकिंग की, जी हाँ दोस्तों, फ्रूटिंग क्रैकिंग की समस्या आती है, फल फटने लगते हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए बोरॉन 20% वाली 500 ग्राम ड्रिप से आपको छोड़ देना है। अब ड्रिप से खेती नहीं कर रहे हैं तो 500 ग्राम 200 लीटर पानी में घोलें और 1 एकड़ में 200 लीटर जो घोल है उसको आपको जड़ों के पास सिंचाई के बाद आपको पिला देना है। फ्रूटिंग स्टेज से 10 दिन पहले आप इस फॉर्मुलेशन को अपनाइए, फल फूल से पौधा लद जाएगा। तो 10 दिन पहले फ्लावरिंग स्टेज से वायर की प्लानोफेक्स 5 ml, सिजेंटा की एमिस्टार टॉप फंगिसाइड 20 ml, गोदरेज की अनारिका 8 ml, इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में स्टिकर सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे कर देना चाहिए। इस प्रकार आवश्यकता अनुसार स्प्रे लेते हैं और स्टार्टिंग के जो दिन हैं उन पर आप नीम ऑयल है, फिश ऑयल है, स्टिकी ट्रैप को लगाते हैं, तो बहुत कम स्प्रे पर दोस्तों आप बहुत अच्छे तरीके से अनार का जो कीटों और रोगों का जो प्रबंध है वो कर सकते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं खाद का शेड्यूल यानी फर्टिगेशन शेड्यूल। तो खाद का शेड्यूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस हिसाब से पोषक तत्वों की कमी होगी, डिफिशियंसी होगी तो उत्पादन प्रभावित हो जाएगा। इसीलिए हमको पोषक तत्वों की पूर्ति समय समय पर करना है। जो कि खादें बिल्कुल जेन्युइन हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से भी आप खेती कर सकते हैं। जैसे ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो गोबर की खाद है, सरसों की खली है, नीम खली है दोस्तों, इसके अलावा मुर्गी खाद है, ट्राइकोडर्मा है, जीवामृत है, वेस्ट डिकम्पोजर, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन रासायनिक तरीके से खेती कर रहे हैं तो इन खादों को अप्लाई कर सकते हैं। साधारण खेती के लिए फर्स्ट खाद 2 से 3 माह के मध्य की फसल होती है तो 5 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट प्रति पौधा आपको जड़ों के पास दे करके सिंचाई करना है। सेकंड खाद 3 से 4 माह के मध्य की फसल होती है तो सरसों की खली 2 किलो, ह्यूमिक एसिड 100 ग्राम प्रति पौधा की दर से आपको जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। जब भी आप खाद दे रहे हैं तो निराई गुड़ाई पहले कर लीजिए, फिर उसके बाद खाद दीजिए, जिससे पावरफुल रिजल्ट देखने के लिए मिले। थर्ड जो खाद है 6 से 7 माह की मध्य की फसल होती है तो डीएपी खाद 250 ग्राम, यूरिया खाद 100 ग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 50 ग्राम प्रति पौधा की दर से आपको जड़ों के पास देकर सिंचाई करना है। दूसरे साल सेकंड जो ईयर है आपको यूरिया 50 kg, एमओपी 20 kg, डीएपी 50 kg, माइक्रो न्यूट्रिएंट 10 kg, ह्यूमिक एसिड 5 kg, गोबर खाद 2 ट्रॉली और सरसों की खली 5 क्विंटल। इन सभी को एक साल में दोस्तों जो हमने कॉम्बिनेशन बताया जो कि डिस्प्ले पर देख रहे हैं, इन सभी को सेकंड ईयर दोस्तों आपको इन सभी खादों को मिक्स करके एक साल में 4 बार 3-3 माह के अंतराल पर आपको प्रयोग करना है। यानी यह जो पूरा कॉम्बिनेशन है इनको 4 भाग में बांट लीजिए और आपको 3-3 माह के अंतराल पर प्रयोग करना है, जड़ों के पास देकर सिंचाई करना है। यानी यह जो कॉम्बिनेशन है पूरा एक बार में इस्तेमाल नहीं करना, इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक साल में 4 बार यानी 4 भागों में आपको 55% के क्वांटिटी के हिसाब से आपको डिवाइड करके जड़ों के पास देकर सिंचाई करना है। और दूसरे और तीसरे साल भी इसी कॉम्बिनेशन को आप दोहरा सकते हैं। और एक बात ध्यान में आपको ये रखनी है दोस्तों कि यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो वनस्पतिक स्टेज में जब पौधा बढ़वा ले रहा हो तो 19-19-19 घुलनशील खाद को चला सकते हैं। फ्लावरिंग स्टेज पर 05234, 1261, 1744 जैसी खादों को आप चला सकते हैं। लेकिन फ्रूटिंग स्टेज पर 0050, 13-045 जैसी खादों को यदि आप चलाते हैं ड्रिप से तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। इस प्रकार दोस्तों यदि आप खाद का यानी फर्टिगेशन शेड्यूल चलाते हैं तो बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे और पौधे से काफ़ी अच्छी ईल्ड देखने के लिए मिलेगी। ध्यान में आपको ये रखना है कि जब भी आप खाद दे रहे हैं, कुछ किसान भाई अनार की खेती कर तो लेते हैं लेकिन खादों को केवल और केवल फ्रूटिंग स्टेज पर देते हैं, जिससे पैदावार उतनी अच्छी नहीं मिलती है। तो इसीलिए आपको कटिंग करना है, प्रूनिंग करना है, पौधे की देखभाल करना है, पौधे को हरा भरा रखना है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना, पहले से तैयार पौधे को करना है जब एक अच्छी ईल्ड उपज देगा।
ऐसा नहीं कि हमारी फसल फ्रूटिंग स्टेज पे है हम तभी अच्छी खाद देंगे, पहले से आपको पौधे को प्रिपेयर करना है, ठीक तरीके से सेट करना है फ्रूटिंग को। इस प्रकार खाद चलाएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं हार्वेस्टिंग। फूल आने के 150 से 180 दिन बाद फल तैयार हो जाते हैं। उन्नतशील वैरायटी लगाने के 2 से 2.5 साल बाद पौधा फल देना तो शुरू कर देता है, लेकिन पूर्ण विकसित जो पौधा है ठीक तरीके से हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाए 5 साल में पौधा पूर्ण विकसित दोस्तों हो जाता है। प्रति वर्ष जब पूर्ण विकसित पौधा हो जाता है तो प्रति वर्ष एक पौधे से 20 किलोग्राम से लेकर 25 किलोग्राम फल एक बार में, मतलब एक साल में, एक सीजन में शुरू कर देता है। फल की प्राप्ति होती है 20 से 25 केजी पर प्लांट से। दोस्तों अनार का पौधा जब फ्रूटिंग स्टेज पर होता है तो कुछ अनवांटेड फल, टेढ़े मेढ़े फल देखने के लिए मिलते हैं, उनकी कटिंग कर देनी चाहिए। और फूल की अवस्था पर आपको सिंचाई पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जब फल पककर एकदम लाल हो जाए तब हमको हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए और आपको ठीक तरीके से पैकेजिंग करके मार्केट में बिक्री कर देनी चाहिए, या फिर आप व्यापारियों से भी संपर्क कर सकते हैं, वो डायरेक्ट खेत से भी आपकी जो अनार की हार्वेस्टिंग है, उपज है, उसको खरीद सकते हैं। तो दोस्तों अनार फ्रूट्स की हार्वेस्टिंग करना लोकल मार्केट में बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा मतलब इस फल से फ़ायदे होते हैं और बिक्री करने में कोई समस्या नहीं जाती है। लोकल मार्केट हो या फिर नज़दीकी मंडियों पर भी आप बिक्री कर सकते हैं। दोस्तों मार्केटिंग रेट के ऊपर बात करते हैं तो जो मार्केटिंग रेट है, बाजार भाव, वो हमारे किसान भाइयों को 25 रुपये से लेकर 60 रुपये के मध्य मिनिमम रेट देखने के लिए मिल जाता है प्रति किलोग्राम। लाइफ साइकिल के ऊपर बात करें तो अनार की जो खेती है, बगीचा है, बाग है, यह बहुवर्षीय पौधा है और 20-25 साल तो एक बार लगाने पर बड़े आराम से चल जाता है। 4-5 साल का पौधा पूर्ण विकसित माना जाता है और काफ़ी अच्छे से फ्रूटिंग देना शुरू कर देता है। लागत के ऊपर बात करें तो 1 एकड़ में यदि आप अनार की खेती करते हैं और आप पौधे को परचेस करते हैं, खाद दवाइयों को चलाते हैं, स्प्रे करते हैं, प्रॉपर आप लेबर का खर्च है, वेट तैयार या फिर जो भी आप प्लॉविंग करा रहे हैं उसका खर्च है, पौध रोपाई का खर्च है, या फिर मजदूरों का जो चार्ज है, सभी चार्ज को इंक्लूड करके 1 एकड़ में 95,000 रुपये के आसपास लागत दोस्तों लग जाती है। उत्पादन के ऊपर बात कर लें यानी यील्ड प्रोडक्शन के ऊपर बात कर लें तो 4-5 साल का पौधा पूर्ण विकसित दोस्तों हो जाता है। एक पौधे से प्रति पौधा 25 से 30 केजी फल आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। हमने आपको 1200 प्लांट्स बताए, मान लो 1000 पौधे ही मान लेते हैं, 1025 केजी फल की हमको हार्वेस्टिंग देखने के लिए मिलती है। यदि हम 1000 में 25 का इंटू भी कर देंगे दोस्तों तो 25,000 केजी यानी 250 क्विंटल पैदावार 1 एकड़ में दोस्तों हुई। जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाएगा, जिस प्रकार ग्रोथ लेता जाएगा, उस प्रकार उत्पादन भी बढ़ेगा। दोस्तों अगले महत्वपूर्ण विषय के ऊपर दोस्तों बात कर लेते हैं, मुनाफा प्लस नेट प्रॉफिट। यदि हमारे किसान भाई 1 एकड़ में अनार की खेती कर रहे हैं तो कितना मुनाफा होगा, कितनी लागत लगने के बाद हमारा मुनाफा नेट प्रॉफिट आएगा, तो आइए समझते हैं। मुनाफा और नेट प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा डिपेंड मार्केटिंग रेट और उत्पादन पर करते हैं। यदि आप ठीक तरीके से देखभाल करेंगे तो उत्पादन बढ़ सकता है। यदि 35 रुपये केजी का भी रेट हमारे किसान भाइयों को मिल जाता है, यानी 35 रुपये क्विंटल, और 1 एकड़ में दोस्तों हमारा उत्पादन हुआ 250 क्विंटल, तो 3500 में 250 का हम इंटू कर देंगे तो 8,75,000 रुपये हमारा मुनाफा आ गया। तो मुनाफा में से दोस्तों हम लागत को घटा देंगे, लागत लगी हमारी 95,000 रुपये, तो 8,75,000 रुपये में से हम 95,000 लागत को घटा देंगे दोस्तों, तो 1 एकड़ से जो नेट प्रॉफिट है वो 7,80,000 रुपये आ जाएगा दोस्तों। तो हम आपको यही रेकमेंड करेंगे कि यदि आप अनार की खेती कर रहे हैं तो 3-4 साल तक तो आपको कोई भी फसल हार्वेस्टिंग के लिए नहीं मिलेगी, अनार हार्वेस्टिंग के लिए तैयार नहीं होगा, तब तक आप इंटर क्रॉपिंग में हरी सब्जियों को लगा सकते हैं, अलग अलग सब्जी संबंधित फसलों को लगा सकते हैं, जिससे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। और जब पौधा मैच्योर हो जाएगा तब पूर्ण विकसित होने की दशा में अनार की फसल से भी आप काफ़ी अच्छा 1 एकड़ में प्रॉफिट कमाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर जब फल फूल आना शुरू हो जाते हैं तो फिर लागत भी दोस्तों घट जाती है। आपको 95,000 हर साल लागत नहीं लगेगी, मुश्किल से आपको खाद और स्प्रे के खर्च, हार्वेस्टिंग के खर्च ही जाने वाले हैं। तो फिर जब हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी तो लागत बहुत ही
कम हो जाएगी और अधिकतम 30-40 हज़ार ही लागत दोस्तों 1 एकड़ में लगने वाली है और मुनाफा हमारा बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार यदि आप अनार की खेती करते हैं तो हमने 7,80,000 रुपये बताया, लेकिन आप ये मान लीजिए कि कम से कम 5 से 6 लाख रुपये दोस्तों आप बढ़िया अर्न कर सकते हैं। हाई प्रॉफिट आप अनार की फसल से भी कमाई कर सकते हैं। आप कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दोस्तों बताते हैं कि यदि आपकी भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, जैसे कि आप अनउपजाऊ भूमि पर भी सीताफल की खेती कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी की भूमि हो, बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली भूमि पर ही आप अनार की खेती करें। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताते हैं कि पीने लायक जो पानी होता है वो 100 ppm से लेकर 350 ppm TDS अच्छा माना जाता है, लेकिन अनार की फसल के लिए जो TDS है पानी का वो 900 ppm तक चल जाता है। यदि नेमेटोड्स की समस्या है यानी जड़ों के पास गांठें बन रही हैं दोस्तों, तो बायर कंपनी की वेलम प्राइम का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। दीमक की समस्या आ रही है तो फिप्रोनिल का आप प्रयोग कर सकते हैं, जो कि रिजेंट के नाम से आता है 3 kg प्रति एकड़। ड्रेंचिंग में आप एक काम कर सकते हैं दोस्तों कि जैसे विल्ट की समस्या भी आती है, यदि रूट रॉट की समस्या आती है अनार की फसल पर तो आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 300 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल करके ड्रेंचिंग कर सकते हैं। और विल्ट की भी समस्या देखने के लिए मिल रही है या फिर जल संबंध कोई बीमारी आ रही है तो लूना एक्सपीरियंस फंगिसाइड 300 ग्राम 150 लीटर पानी में घोल करके भी आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। मिनिमम 300 ग्राम और अधिकतम 600 ग्राम तक आप लूना एक्सपीरियंस फंगिसाइड को ले सकते हैं। इससे काफ़ी स्वस्थ बढ़वार और रोग मुक्त फंगस मुक्त फसल देखने के लिए मिलती है। तो लूना एक्सपीरियंस फंगिसाइड की भी आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं बहार क्या होती हैं। अनार की फसल पर जब फल फूल लगने चालू हो जाते हैं यानी फल फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं उसे हम बहार कहते हैं। तो अनार की फसल पर जो फल फूल हैं वो साल में एक सीजन में एक साल में 3 बार आते हैं, यानी मृग बहार, अम्बे बहार और हस्त बहार। तो जो मृग बहार है दोस्तों वो जून से जुलाई में आती है, जो कि काफ़ी अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलती है, जो कि काफ़ी टिकाऊ ठहराव फल फूल होते हैं। तो जून जुलाई वाली जो मृग बहार है वो जून जुलाई पर आती है। अम्बे बहार जनवरी फरवरी में आती है और हस्त बहार मार्च से अप्रैल के मध्य दोस्तों आती है। ज़्यादातर किसान भाई मृग बहार को ही जो फल फूल आते हैं उन्हीं को मतलब रखते हैं, बाकी की प्रूनिंग कर देते हैं, बाकी कटिंग कर देते हैं। तो मृग बहार सबसे अच्छी बहार मानी जाती है। तो यदि आप अनार की खेती करना चाहते हैं तो आपके लिए रिकमेंडेशन ये है कि आप एकदम से 2-4 एकड़ पर अनार की खेती ना करें, बल्कि आप किसी ट्रस्टेबल नर्सरी से, जो हमने वैरायटी के नाम बताए हैं, आप तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। जो भी आप ट्रस्टेबल व्यापारी से संपर्क करते हैं या फिर बागबानी संबंधित जो नर्सरी हैं वहाँ से आप बेस्ट वैरायटी का चुनाव करना है, पहली बात। दूसरी बात, आप एकदम से खेती ना करें, पहले आप 1-2 बीघे पर अनार की खेती करके देखें। और यदि आपको ठीक तरीके से जो क्लाइमेट्स कंडीशन है आपके एरिया का यदि अनुकूल रहता है तो फिर आप अपने रकबा को, अपनी ईल्ड को बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे आप अपनी फार्मिंग को बढ़ाते हैं, रकबा को बढ़ाते जाते हैं दोस्तों, उस प्रकार आपका प्रॉफिट है वो बढ़ता जाएगा। और एकदम से यदि आप लागत लगा देते हैं तो हो सकता है मुनाफा होने की बजाय, यदि सूटेबल टेम्परेचर, सूटेबल क्लाइमेट्स कंडीशन नहीं है तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अनार की खेती आप कर रहे हैं तो मृदा की मतलब जो टेस्टिंग है, मृदा परीक्षण करा लीजिए और थोड़े कम लेवल पर आप अनार की खेती करके देखें। यदि आपको फ़ायदा होता है तो फिर आप अपने रकबा को बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमने आपको A to Z संपूर्ण जानकारी डिटेल में शेयर की। इस वीडियो से आपको कुछ नया, नॉलेजेबल और ज्ञानवर्धक के साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग सीखने के लिए जरूर मिला होगा। तो हमारे किसान भाई अनार की खेती करके भी काफ़ी अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। हाई प्रॉफिट देने वाली दोस्तों यह फसल मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने किसान मित्र, अपने किसान दोस्त हैं उनके साथ इस वीडियो को साझा ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो को आपने अंत तक पूरा वॉच किया, आपका अंत तक वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।